बनी है इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें आर ग्रुप भी मौजूद है और उसके आगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये आप पढ़ कर आए थे फंक्शनल ग्रुप में कि अगर ये जनरल फार्मूला हो तो ये एल्डिहाइड के लिए होगा। दूसरी बात, उसने कहा पॉलीहाइड्रॉक्सी। दो बातें की ना कि ये जितने भी मॉलिक्यूल है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होंगे। तो वहां पर हमने एल्डिहाइड तो ड्रा कर लिया, लेकिन वहां पर अब पॉलीहाइड्रॉक्सी का क्या होगा। पॉलीहाइड्रॉक्सी के लिए एक बात याद कर लो, दो बार दोहराऊंगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं तमाम कार्बन के साथ एक एक हाइड्रॉक्सल ग्रुप लगेगा, तमाम कार्बन के साथ। लेकिन सिर्फ एक कार्बन ऐसी होगी जिसके साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप नहीं लगेगा, और वो कार्बन वो वाली होगी जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होगा, यानी कि जो लास्ट वाली आप देख रहे हो ये वाली। इस कार्बन के साथ ना तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, सॉरी ना इसके साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप होगा कीटोन शुगर में, ना होगा एल्डिहाइड शुगर में। बाकी तमाम कार्बन के साथ आपने एक एक हाइड्रॉक्सल ग्रुप लगाना है। तो अब ये हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, पॉलीहाइड्रॉक्सी भी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया। तो इस मॉलिक्यूल को जो यहां पर हमारा बना है हम इसको कार्बोहाइड्रेट इजीली कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों खसूसियात मौजूद हैं। ये पॉलीहाइड्रॉक्सी भी है और ये एल्डिहाइड भी है, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। अब जो आपके पास नेक्स्ट चीज है वो आपके पास आएगी पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। आप एल्डिहाइड को छोड़कर फिर कीटोन के कंसेप्ट को देखो। अब कीटोन के कंसेप्ट में आप क्या देखते हो, इसी तरह का मैं मॉलिक्यूल वहां पर लूंगा 3 कार्बन वाला। तो ये मेरे पास 3 कार्बन वाला, पहले उससे कीटोन ग्रुप का मैं आपको एक जनरल फार्मूला दिखाता हूं। कीटोन ग्रुप का जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O आगे फिर R। अब आपको यहां पर यह देखना है कि पीछे की तरफ भी R हो और आगे की तरफ भी R हो, यानी कि अल्काइल रेडिकल हो। कैसे हो दिखाता हूं आपको। यानी कि ये देखो, ये 2 कार्बन वाली शुगर, यहां सॉरी 2 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन, वहां भी 2 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। थोड़ा सा इनको नजदीक नजदीक कर देता हूं। ये भी 2 कार्बन वाली, वो भी 2 कार्बन वाली। अब आप इसको देखो, इसकी भी मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूं और उसकी भी वैलेंसी पूरी कर देता हूं। तो ये दोनों आपके पास हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन है। अगर हमने इनको अल्काइल ग्रुप में तब्दील करना है तो हमें एक एक हाइड्रोजन इनमें से रिमूव करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये हाइड्रोजन दरमियान में से रिमूव कर देता हूं। तो इसका मतलब अब मेरे पास ये भी आर ग्रुप बन गया और ये भी आर ग्रुप बन गया। तो आर ग्रुप बन गए। अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है कीटो ग्रुप, और वो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। तो यहां पर मैं लगा देता हूं कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब इसको गौर से देख लो, तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बना ये कीटोन है। ये कीटोन है कि आगे भी आर ग्रुप, पीछे भी आर ग्रुप, दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। चलो जी, अब पॉलीहाइड्रॉक्सी वाली बात पूरी करते हैं। मैंने पहले कहा था कि आपने हर एक ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगाकर इसको हाइड्रॉक्सल में तब्दील करना है, क्योंकि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद था, सिवाय उस कार्बन के जो एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाली थी। तो ये तमाम कार्बन के साथ अब हाइड्रॉक्सल ग्रुप भी आ गए। तो अब हमारा दूसरा जो था ये वाला वर्ड, इसका भी हमने देख लिया कि यह है क्या।
तो अब हम इसको कहते हैं कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी है, 2 हाइड्रॉक्सिल यहां पर हैं, 2 हाइड्रॉक्सिल यहां पर हैं, तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी भी है। दूसरी बात कीटोन, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होंगे। अब इजीली समझ आ जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इनको पानी में हल करते हो, हाइड्रोलाइज करते हो, तो इनसे जो चीज प्रोड्यूस होगी वो भी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होगी और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन सब यूनिट होंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन, कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हूं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हूं। जब आप इनको पानी में हल करो तो इनसे जो चीजें पैदा हों वो भी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हूं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हूं। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स बाय यूजिंग वाटर। पानी को इस्तेमाल करके बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट करना किसी चीज को। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होगा कि बड़े मॉलिक्यूल्स को पानी की मौजूदगी में तोड़ना। अगर हम इनके जनरल फार्मूले की बात करें, जनरल फार्मूला जो इनका है वो है CxH2O होल Y। CxH2O होल Y इनका जनरल फार्मूला है। अब यहां पर X किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम के किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कार्बन एटम की तादाद होती है वो X ज़ाहिर करता है। कैसे जी? मसलन आप कहते हो C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो अब इसमें X इज इक्वल टू 6। Y के बारे में आप क्या कहते हैं? Y कैन बी डिफरेंट और सेम, मैंने कहा था। तो मैं यहां पर कहता हूं Y इज इक्वल टू 6, क्योंकि पानी का फार्मूला है ना ये वाला, ये तो H2O है, रेशियो हमने पीछे देख ली है। तो मैं क्या करता हूं, ये H2O के साथ 6 को ज़रब दे देता हूं, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। तो जो X है ये कार्बन एटम को ज़ाहिर करेगा और जो Y है ये पानी के मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को ज़ाहिर करेगा। तो ये Y सेम भी हो सकता है, मुख्तलिफ कैसे होता है हम पॉलीसेकेराइड में जाकर इसको वहां पर देखेंगे कि ये मुख्तलिफ कैसे हो सकता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की अक्रेंस की बात करें तो हम कहते हैं इट इज मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन लिविंग्स। ये जिंदा चीजों के अंदर ज्यादातर पाया जाने वाला कंपाउंड है। जिंदा चीजों में इसका क्या काम होता है? इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और इट इज द पार्ट ऑफ सेल। ये जानदारों के जिस्म का भी हिस्सा होता है या जानदारों के जिस्म के सेल्स का भी हिस्सा होता है। तो जानदारों के जिस्म का भी हिस्सा और सेल के पार्ट का भी हिस्सा होता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एक कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, ये लकड़ी में मौजूद होती है, जो पेपर या कागज वगैरह होते हैं उनमें मौजूद होती है और कपास में मौजूद होती है। तो ये इसकी अक्रेंस है। अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये ग्रेन्स, सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स में मौजूद होती है, यानी कि जितने भी अनाज वगैरह हैं उनमें मौजूद है। रूट ट्यूबर्स यानी कि जो ज़ेरे ज़मीन तने होते हैं उनमें मौजूद है, जैसे आलू हो गया वगैरह वगैरह। इसी तरह केन शुगर केन में या गन्ने में मौजूद होती है और मिल्क शुगर दूध के अंदर मौजूद होती है। तो ये इसकी अक्रेंस की बात हो गई। आगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो दो मुख्तलिफ कैटेगरी के मॉलिक्यूल के मिलने से वजूद में है। मुख्तलिफ कैटेगरी की मैंने बात की, जैसे प्रोटीन एक अलग कैटेगरी है, लिपिड्स अलग कैटेगरी हैं और कार्बोहाइड्रेट एक अलग कैटेगरी है।
तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल रही है तो ये दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, और जब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगी तो जो मॉलिक्यूल बनेगा हम उसको कंजुगेट मॉलिक्यूल कहेंगे। तो यहां पर लिखा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन कंबाइन विद लिपिड्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के पास ये सलाहियत होती है कि वो लिपिड से भी मिल सकती है और प्रोटीन से भी मिल सकती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ मिले तो जो कंजुगेट मॉलिक्यूल बनते हैं हम उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिले तो इनसे जो मॉलिक्यूल बनते हैं इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों कंजुगेट मॉलिक्यूल्स हैं। कंजुगेट मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? ये जो कंजुगेट मॉलिक्यूल हैं दे आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जानवरों के सेल के बाहर के मवाद में मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मवाद जो सेल के बाहर पाया जाए। ये जानवरों के सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं या बैक्टीरियल सेल वॉल के दरमियान पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा इसका जी इंपॉर्टेंस क्या है कंजुगेट मॉलिक्यूल की, कि दीज आर द पार्ट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी वे मौजूद होते हैं। क्योंकि आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर पढ़ते हो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में होंगे या ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में होंगे, प्योर फॉर्म में नहीं होते। तो इसलिए कहा गया कि दीज आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट होते हैं। अगर हम ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस पढ़ें कि इसकी अहमियत क्या है, तो इसके दो मेजर फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये जानदारों में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, दूसरा फंक्शनल रोल प्ले करती है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि जिस्म के हिस्से बनाती है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पार्ट ऑफ सेल वॉल। कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल का हिस्सा होते हैं। किन किन चीजों में? अगर हम प्लांट की बात करें तो इनमें सेलुलोज मौजूद होती है सेल वॉल में। सेलुलोज पीछे हम पढ़ कर है कार्बोहाइड्रेट है, सो दे आर द पार्ट ऑफ सेल वॉल। उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल का भी हिस्सा होते हैं। मसलन बैक्टीरिया का अगर आप देख लो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये इन दोनों की सेल वॉल में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है फंक्शनल रोल। जो हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये इमीडिएटली टूट जाते हैं और टूटकर हमें एनर्जी मुहैया करते हैं। सो हम कहते हैं द सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं ये एनर्जी का एक बेहतरीन जरिया होते हैं। इस एनर्जी को हम जिस्म के कामों में इस्तेमाल करते हैं।